इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरल एल्केन्स का नामकरण कैसे किया जाता है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, केमिस्ट्री के इन नामों को इंग्लिश में लिखना थोड़ा तेज होता है और आगे की पढ़ाई में भी आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, इसलिए हम नामों को इंग्लिश में लिख रहे हैं। हालांकि आप चाहें तो इन्हें हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो जब हम कार्बनिक अणुओं का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नामकरण करते हैं तो सबसे बुनियादी बात जो हम सोचते हैं वो ये है कि हम जिस श्रृंखला या वलय को, यानी जिस चेन या रिंग को देख रहे हैं उसमें कितने कार्बन हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है और हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि ये क्या दर्शाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये चीज़ है और ये एक आणविक संरचना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि इसमें कितने कार्बन हैं। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि एक अणु कैसे है। तो याद रखिए कि हर लाइन का अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट, एक कार्बन को दर्शाता है। तो ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। और इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और यहाँ कोई द्विआबंध, डबल बॉन्ड्स नहीं है। तो अगर आपके पास ये सारी जानकारी है तो आप इस अणु का नाम रखने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले कि हम वास्तव में इसका नाम रखें, हम आपको सभी अलग अलग पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्सेस के बारे में बता देते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाया जाए, प्री का मतलब पहले। तो अगर आपके पास एक कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है मेथ। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है एथ। और कम से कम 10 कार्बन तक ये नाम याद रखना हमारे लिए अच्छा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इनमें थोड़ा दोहराव होने लगता है। फिर अगर आपके पास 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है प्रोप। प्रोप जैसे प्रोपेन। और इथेन और मीथेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फिर आता है 4, यानी हम बात कर रहे हैं ब्यूट की। 5 और 5 के बाद ये कुछ हद तक पारंपरिक प्रीफिक्स बन जाते हैं जो संख्याओं से संबंधित होते हैं। तो 5 पर ये पेंट है, जैसे पेंटागन, उसमें 5 भुजाएं होती हैं। 6 ये हेक्स है, जैसे हेक्सागन। 7 हेप्ट होता है। 8 ऑक्ट होता है। 9 होता है नॉन। और 10 होता है डेक। और उसके बाद यहाँ एक पैटर्न जैसा बनने लगता है। वास्तव में आपको 10 के बाद की संख्याओं से बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम उन्हें भी यहाँ लिख देते हैं। तो 11 होता है अनडेक। अन, एक को फ्रेंच में ऊन या स्पेनिश में ऊनो कहते हैं। तो ये हुआ 1 और 10, 1 और 10 11। 12 होता है डोडेक। डो डेक, स्पेनिश में 2 को डोस कहते हैं, तो वहां से 2 प्लस 10, तो 2 और 10 12। उसके बाद 13, आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या होने वाला है, ये है ट्राइडेक। उसके बाद 14 है टेट्राडेक। एक टेट्रापॉड वो होता है जिसके 4 पैर होते हैं, तो टेट्रा मतलब 4। और उसके बाद ये सब बहुत व्यवस्थित हो जाता है। 15 के लिए जो प्रीफिक्स है वो है पेंटाडेक। पेंट यानी 5 और उसके आगे 10। 16 हेक्साडेक होता है। 17 हेप्टाडेक। तो इसी तरह से ये आगे चलता रहता है। यहाँ पर हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक। 19 नॉन डेक होता है। और फिर 20 वास्तव में आइकॉस होता है, लेकिन ये आइकॉस क्यों होता है हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, हमारे लिए इतना काफी है। हम बस 16 तक जाएंगे जो कि हेक्साडेक है। तो ये तो बस ये बताता है कि हमारी सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। हमने यहाँ जो बनाया है वो सिर्फ एक श्रृंखला है, एक चेन है। तो चलिए इसका नाम रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने कार्बन है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हम एक पूर्व लग्न के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में हेक्स लेंगे और फिर इस पूर्व लग्न पर अनुलग्न यानी पोस्ट फिक्स प्राप्त करने के लिए या सफिक्स प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं कि रूट वर्ड प्राप्त करने के लिए, मूल शब्द के लिए, हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ कोई द्विआबंध है। और यहाँ कोई द्विआबंध नहीं है। और अगर इस कार्बन श्रृंखला में कोई द्विआबंध नहीं है तो ये एक एल्केन है। एल्केन कार्बन की उन सभी श्रृंखलाओं के लिए एक व्यापक शब्द है जिनमें कोई द्विआबंध या कोई त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, यानी सभी आबंध एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ आप 6 के लिए हेक्स लेते हैं, तो ये हेक्स है। और फिर क्योंकि ये एल्केन है तो इसे एल्केन से एन मिलता है, तो ये है हेक्सेन। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ये दूसरी चीज है, बल्कि इसे और भी लंबा कर लेते हैं।
तो मान लीजिए हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास यहाँ कितने कार्बन है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और सभी आबंध एकल आबंध है, इसलिए ये भी एक एल्केन है। और 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है हेप्ट, तो ये एक हेप्टेन है। क्यों हेप्टेन है, क्योंकि इसमें सभी एकल आबंध हैं और 7 कार्बन है। अब यदि हमारे पास एक वलय होता, रिंग होता, तो हम इसके सामने साइक्लो प्रीफिक्स लगाते हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 5 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 कार्बन है और ये एक चेन में है, तो ये यहाँ पर पेंटेन होगा। लेकिन अगर हमारे पास 5 कार्बन होते और वो एक वलय में, एक रिंग में होते, तो ये 5 कार्बन है, हम यहाँ पर एक रिंग बना रहे हैं, इसे थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। तो हम बस एक पेंटागन बना रहे हैं। अब अपने 5 कार्बन्स को भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। और याद रखिए कि यहाँ हाइड्रोजन भी हैं जिनसे ये कार्बन जुड़े हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के यहाँ 2 आबंध हैं, इसलिए उनके किसी और चीज़ के साथ 2 आबंध और होने चाहिए और वो यहाँ हाइड्रोजन के साथ हैं। अभी हम बस दिखाने के लिए ये हाइड्रोजन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बनाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चित्र बहुत क्लटर्ड हो जाता है, इसलिए हम अक्सर बस मान लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक एल्केन है, क्योंकि यहाँ कोई द्विआबंध नहीं है, ये सब एकल आबंध है। और हमारे पास 5 कार्बन है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक पेंटेन है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये एक वलय में है, एक रिंग में है, इसलिए हमें इसमें साइक्लो प्रीफिक्स लगाना होगा। तो क्योंकि यह एक वलय है, एक रिंग है, इसलिए ये साइक्लोपेंटेन होगा। तो ये हमें बताता है कि हमारे पास एक रिंग है, ये हमें बताता है कि हमारे पास 5 कार्बन है, और फिर ये एन हमें बताता है कि इसमें सभी आबंध एकल आबंध हैं, सभी कार्बन कार्बन आबंध एकल आबंध हैं, इसमें कोई द्विआबंध या त्रिआबंध नहीं है। चलिए इसे दूसरे तरीके से भी देखते हैं। हम इस बार शब्द से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तविक संरचना कैसी दिखेगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास साइक्लोनोनेन है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक वलय है, रिंग है, और इसमें नोन से 9 कार्बन है, 9C। और फिर ये एक एल्केन है, तो सभी आबंध एकल आबंध होने वाले हैं। तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो हम एक रिंग में 9 कार्बन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आप आखिरी वाले को यहाँ जोड़ सकते हैं। अब ये थोड़ा और अच्छा बन सकता था, लेकिन उम्मीद है कि आप यहाँ सभी किनारों को देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, और ये यहाँ पर एक रिंग में है, और ये सभी एकल आबंध हैं, तो ये साइक्लोनोनेन है। अब अगर कोई आपसे कहे ऑक्टेन, तो अब आप जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्ट, ये आपको बताता है कि आपके पास 8 कार्बन है, इसके सामने कोई साइक्लोन नहीं है, तो ये रिंग नहीं है, ये बस एक चेन होगी। और फिर एन वाला भाग आपको बताता है कि इसमें सभी आबंध एकल आबंध है, तो हमारे पास बस एक चेन में 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले कुछ वीडियोस में हम इन अणुओं में और भी चीजें जोड़ेंगे और नामों को और भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।